नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ सुमित रॉय। झारखंड में जली विधानसभा चुनाव की चिंगारी ने अब पूरी तरीके से आग पकड़ ली है। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ दौरे ने यह साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड सरकार को उखाड़ तक फेंक देने की बात कह दी है। इधर हेमंत के भी तेवर तल्ख हैं, लेकिन क्या बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह झारखंड में बीजेपी का कमबैक करवा या झारखंड में भी उत्तर प्रदेश जैसा हाल होगा? और आवाज से बताना, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, बनाएंगे। कांग्रेस एएमएम की सरकार फेंक देंगे। झारखंड में भले ही विधानसभा चुनाव की डुगडुगी ना बजी हो, लेकिन नेताओं की चहलकदमी जोरों पर है। बीजेपी ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि यूपी में फेल हुए बीजेपी के चाणक्य कैसे इंडी गठबंधन का किला ढाने में कामयाब होंगे। देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। जरा जोर आवाज से बताना, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, बनाएंगे। कांग्रेस एएमएम की सरकार फेंक देंगे। बीजेपी को जीत दिलाएगी शाह की रणनीति। यूपी में फेल हुए थे बीजेपी के चाणक्य, झारखंड में कैसे मिलेगी कामयाबी? 52 विधानसभा सीट पर बीजेपी की है बढ़त। हेमंत जीत की गारंटी, नैरेटिव होगा ध्वस्त। झारखंड में समय पर चुनाव हो या समय से पहले, लेकिन चुनावी अखाड़ों में राजनीतिक दलों के नेता कमर कस के अभी से ही उतर चुके हैं। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। 81 विधानसभा सीट पर ना तो इंडी गठबंधन कोई रिस्क लेने के मूड में है और ना ही एनडीए। चुनावी अभियान को धार देने के लिए गृह मंत्री रांची पहुंचकर चुनावी बिगुल फूंक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं हमने विकास किया। मैं आज इनको कहता हूं, हेमंत सोरेन जी, 10 साल कांग्रेस ने केंद्र में शासन किया, 10 साल भाजपा ने किया। हिसाब लेकर आ जाइए। मैं तो भाजपा का हिसाब लेकर आज आया हूं। मैं आज आपके माध्यम से झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के 10 साल के शासन में कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए सिर्फ 84,000 करोड़ दिया था। कितना रुपया दिया था भाई? मैं फिर से कहता हूं, 84,000 करोड़। जरा जोर से बोलिए, कितना? 10 साल में कांग्रेस ने 84,000 करोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 84,000 करोड़ के सामने 10 साल में 3,84,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में राजनीति के चाणक्य अमित शाह की रणनीति काम नहीं आई और बीजेपी के कोर वोटरों ने बीजेपी को नकार दिया। नतीजतन देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। झारखंड की सत्ताधारी दल जेएमएम भी इसे बीजेपी के अहंकार के रूप में देख रही है। इस बार तो लोकसभा में पूरे देश में मैं फेल मानूंगा इन्हें। 400 सीट का नारा देने वाली पार्टी 240 में आके सिमट गई। इनके अहंकार और गुरूर को तोड़ने का काम भारत की जनता ने किया। अब स्टेट की आप बात करें तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टेट ने तो पूरी तरह से नकारा है इनको लगातार। और अभी जो माहौल है, जो इनकी कलई धीरे धीरे खुल रही है। हालांकि इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 9 सीट जीतकर भी बीजेपी उत्साह से लवरेज है। इसके पीछे की वजह है लोकसभा की 81 में से 52 विधानसभा सीट पर पार्टी की बढ़त,
वहीं यूपी में मिली पार्टी को हुए नुकसान के बावजूद अमित शाह के भी हौसले बुलंद हैं। ये अमित शाह जी हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, और हमारे दो प्रभारी और सह प्रभारी चुनाव के श्रीमान शिवराज सिंह जी, आपके हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये सब अपने आप में कई चुनाव को जिताने वाले लोग हैं। हमारे बहुत ही अनुभवी नेता, हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक सामूहिक जो नेतृत्व है वो हमारे मार्गदर्शन के लिए है। और हमारे प्रदेश के नेता, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, अनुभवी हमारे अर्जुन मुंडा जी, ऐसे तमाम नेता मिलकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और जो इस सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उसको हम उठाएंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद अमित शाह की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। अब सबकी निगाहें झारखंड विधानसभा चुनाव पर टिकी है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी 2024 में 2014 दोहरा पाती है या नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए झारखंड आसान नहीं है। कमल फूल को जिताने का संकल्प लेंगे। तो झारखंड में महागठबंधन के किले को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी किस हथकंडे को अपनाएगी, कौन सी रणनीति होगी जो अमित शाह यहां पर आकर के गुरु मंत्र दे करके गए हैं तमाम कार्यकर्ताओं को, और हेमंत सोरेन इस पूरे चक्रव्यूह से कैसे निकल पाएंगे, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि हैं न्यूज रूम में। सबसे पहले स्वागत करेंगे ईश्वर आनंद जी का, जो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, और अटल पांडे जी का, जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। ईश्वर जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े वायदे किए गए, इतने बड़े बड़े आक्रामक बातें कही गई हैं महागठबंधन सरकार के खिलाफ में। अमित शाह कहते हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे 84,000 करोड़ रुपए 10 साल में कांग्रेस ने बस दिया झारखंड को। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3,84,000 करोड़ दिया, और ना जाने क्या क्या। कैसे देखते हैं इस पूरे चीज को? करता हूं और आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूं मुझे मौका देने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आज रुपए का वैल्यू क्या है। पहली बात तो ये 3,84,000 करोड़ देश को मैं ऑथेंटिक नहीं मान रहा हूँ, ठीक है। उस समय 10 साल पहले रुपए का वैल्यू क्या था, 10 साल पहले डॉलर का प्राइस क्या था, आज डॉलर का प्राइस क्या है, तो ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जो झारखंड सरकार का केंद्र के पास बकाया 1,36,000 करोड़ माइनिंग रॉयल्टी जो पड़ा हुआ, जिसको लगातार दोहरा रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो आज तक नहीं दे। अब रह गए उखाड़ फेंकने की बात। तो आपने कुछ ही दिन पहले देखा कि जो लोकसभा का महापर्व हुआ, जो चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने 400 पार का नारा दिया जी, और कहाँ के टिके। और इवन इनके जो सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं, वो भी हारते हारते बचे। 5 राउंड तो पीछे चल रहे थे, बड़ी मुश्किल से जीते वो जी। तीसरी बात जो सबसे खास बात है कि ये लोग इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, नॉन इश्यूज की बात करते हैं। हमेशा एक नया विवाद खड़ा करेंगे, जैसे मुसलमान एकदम जरूरी आइटम है इनके लिए। इनके थाली में मुसलमान नहीं रहेगा तो थाली बिकने वाली नहीं है, ऐसा इनका मानना है। जबकि देश की जनता ये समझ चुकी है, बद्रीनाथ का चुनाव और अयोध्या का चुनाव, बद्रीनाथ का उपचुनाव और अयोध्या का जो लोकसभा चुनाव है, जो फैजाबाद लोकसभा सीट थी, ये जनता ने बता दिया कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अभी यहाँ भी आकर के ये लोग बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो गया है झारखंड में, जो है सो अब बांग्लादेशी लोग घुसपैठ कर रहे हैं, मुसलमान लोग घुसपैठ कर रहे हैं, और यहाँ की आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, उनको उसके पहले ये सोचना चाहिए कि देश के सीमाओं के रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। देश का सीमा अगर कमजोर है तब तो कोई घुस रहा है। अगर देश का प्रहरी अच्छा से सीमाओं की रक्षा करता है, यानी कि बीएसएफ, मैंने अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, अगर उन लोगों ने अपना रोल अच्छा से निभाया होता तो नहीं घुसते। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि डेमोग्राफी कोई चेंज हो रहा है। ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब ये लोग देखिए पूरे का पूरा इनका जो अभी प्रोग्राम हुआ, मीटिंग हुआ, उसमें एक बार भी ये लोग महंगाई, बेरोजगार और शिक्षा की बात इन लोगों ने नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान करते रहते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, फिर मेरी एक भविष्यवाणी आप सुन लीजिए जी, हाँ, कि यहाँ ये लोग 30 से कम सीट पे सिमट जाने वाले हैं। 30 से कम सीट में। अटल जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं और गुरु मंत्र दे करके जा रहे तमाम कार्यकर्ताओं में,
उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत से आप लोग को रूबरू हो पा रहे हैं? क्योंकि झारखंड में महागठबंधन का किला फिलहाल ढहाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका जी। पहले तो भाई साहब जो कह रहे हैं यहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज को जो नहीं स्वीकार रहे हैं, बहुत हास्यास्पद है। ऐसा नहीं मानना। लगातार समाचार पत्र से लेकर के सभी मीडिया चैनल की हेडिंग में आप देखेंगे तो आदिवासी बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं और उनके जमीन को छीने जा रही है। ये घटनाएं किसी से नहीं छिपी हुई है, ये लोग भी जान रहे हैं अच्छे से। लेकिन भाजपा इसे अभी इस बार मुद्दा बना रही है। जब आसाम के मुख्यमंत्री ने काफी बांग्लादेशियों पर उन्होंने कार्रवाई की है तो उनका एक चेहरा है। झारखंड में भी काफी बांग्लादेशियों का प्रभाव है, यहाँ पे बाहरी लोगों का प्रभाव है। वहाँ पे आप संथाल में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ दमाद टोला के नाम से, अन्य नाम से वहाँ पे टोले बन गए हैं जहाँ पे मुस्लिम पुरुष यहाँ की भोली भाली आदिवासी महिलाओं को शादी कर रहे हैं और उनके जमीन हड़पने का काम कर रहे हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। ये सरकार के लोग केवल आंख बंद कर लेने से मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं। सीमाओं की रक्षा क्यों नहीं हो अच्छा, एक बात बताइए अटल जी, देखिए झारखंड में इन्फिल्ट्रेशन अगर मान लीजिए बांग्लादेशी घुसपैठियों का हो रहा है तो ये तो चिंता का विषय है। इस पे हमने 2 दिन पहले एक बहुत ही विस्तृत हमने चर्चा भी की। लेकिन हिमंत विश्व शर्मा जिनकी आप दुहाई दे रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि पहले आसाम में घुसते हैं, उसके बाद वो आसाम से होकर के झारखंड में और बंगाल में आते हैं। कई ऐसे राज्य है जहां से वो लोग घुसपैठ करते हैं बांग्लादेश। आसाम में भी घुसपैठ हो और रही ये है अभी से नहीं शुरू हुआ है। मैं विद्यार्थी परिषद में भी जब था उस समय भी हमने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के विद्यार्थी परिषद ने काफी आंदोलन इस पे किए हैं और लगातार हमने इस पे प्रहार किया है। जब कांग्रेस की भी सरकार थी, इनकी सरकार लगातार थी, हम उस समय से इस मुद्दे पर लगातार बोलते आ रहे हैं, इस पे आवाज उठाते रहे और इस पे कार्रवाई भी हो रही है। हमारी सीमा को दुरुस्त करने का भी प्रयास लगातार जारी है। लेकिन अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं। अभी आप हाल फिलहाल न्यूज देखे होंगे कि एक अपने घर के अंदर से उन्होंने सुरंग बना लिया था सीधे बांग्लादेश जो निकलता था, जो अभी गिरफ्तार हुआ, बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार। तो ऐसे लोग हमारे देश में ही भरे पड़े हैं, तो ऐसे लोगों का इलाज भी पहले जरूरी है। और ये संरक्षण दिए हुए झारखंड सरकार ऐसे लोगों पर कभी कोई एक्शन नहीं लेगी। इनका वोट बैंक ये लोग मान के चलते हैं कि मुसलमान हमारे वोट बैंक है, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। उन पर नहीं कुछ करो बाबा, वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। कौन है? बीजेपी के मान लीजिए महागठबंधन के मुसलमान है तो बीजेपी के वोट बैंक कौन है? बीजेपी का देखिए नारा है, हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता लगातार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम किसी एक पर्टिकुलर वोट बैंक पे नहीं जाते हैं, हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, उसी को लेकर के काम भी कर रहे हैं। और लगातार आप देखे होंगे कि हमारी जो भी नीति, हमने जितनी योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की या पूर्व में जो राज्य सरकारें थी लागू थी, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ना ही आवास में इंदिरा आवास योजना हो या आयुष्मान योजना हो, शौचालय योजना हो, कोई भी योजना हो, हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ये इस जाति से है। तोड़ने का काम लगातार ये इन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा, जेएमएम के द्वारा। और आप देखेंगे जाति में भी विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कई बार आप राहुल गांधी जी को देखें तो वो जाति आधारित जनगणना की बार बार मांग कर रहे हैं। वो जाति आधारित जनगणना, कभी मुसलमानों में जाति आधारित जनगणना की बात क्यों नहीं करते हैं? हिंदुओं की ही जाति आधारित जनगणना क्यों होनी चाहिए? मुसलमानों में भी कई सारे प्रकार की जातियां हैं, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए। और जाति बताने के लिए आप सबको फोर्स कर दे रहे हैं। लेकिन यूपी में वहां की सरकार ने जब कही कि आप अपने जो व्यवसाय है उसके आगे अपना नाम लिखें, तब वहां पे उसका विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसको कि ऐसा आप नहीं कर सकते। केवल आपको बताना है कि भोजन सुनवाई जो है वो 26 तारीख को अब होगी। चलिए वो मामला कोर्ट में है। अटल जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा मैं कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उस टाइम पर एक नारा दिया गया था कि अब की बार 65 पार, क्योंकि उससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में लगभग 65 सीटों पे आप लोग आगे चल रहे थे और ये मानना था, तो ऐसा हुआ था। रिजल्ट कुछ एकदम विपरीत आया, मात्र 25 सीटें आई। इस बार लगभग आप लोग कह रहे हैं कि 52-53 सीटों पर हैं आगे लोकसभा के हिसाब से। उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो इस बार तो और कम सीटें आनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, पिछले बार की जो सरकार थी, परिस्थितियां थी,
विकास एक मुद्दा होता ही है, इसके साथ ही रीजनल मुद्दे भी कई सारे होते हैं और सेंटिमेंट से भी जुड़े हुए कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको लेकर के लोग चुनाव में जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो पिछले बार रघुवर दास की सरकार ने भी काफी विकास किया था झारखंड में। जितना विकास उनके समय में हुआ है शायद ही किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ हो। अच्छा। और वो 5 साल पूरे कार्यकाल पूरे किए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई उस समय, कुछ आंदोलन जैसे असर पड़ा था क्या? आजसू के अलग होने से असर पड़ा था जी? कई ऐसे देखिए, चुनाव के बाद जब परिणाम आए तो उन्होंने सर्वेक्षण के बाद देखा तो कई ऐसे सीटें थी जहाँ यदि भाजपा आजसू का इस जो नंबर्स आए, जो वोट आए, जो यदि मिलाते तो ये नंबर काफी हाई जाता। तो निश्चित रूप से कुछ तो असर पड़ा ही था, हम पूरे नकार नहीं सकते हैं। अब आजसू हमारा झारखंड में महत्वपूर्ण एनडीए का एक महत्वपूर्ण दल है और इस चुनाव में भी वो, लेकिन आरोप ये भी लगता है अटल जी कि आजसू को बस आप लोग झारखंड में यूज कर रहे हैं। लोकसभा में उनके सांसद जीत करके आते हैं, केंद्र में मंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश थी, एकलौता सांसद था आजसू का चंद्र प्रकाश चौधरी, केंद्र में कोई भी पद नहीं मिला, राज्य मंत्री भी बना देते तो चलता। ये तो संगठनात्मक विषय है, केंद्र का जो रणनीति है उसके विषय में। और अभी तक आपने ये प्रश्न उठाया है, अभी तक ये प्रश्न आजसू के तरफ से जो आना चाहिए वो नहीं आया। नहीं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने साफ तौर पे कहा था जब जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, कैबिनेट 3.0 बना था, उसी दिन चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने कहा था कि मन में ये अफसोस है कि मैं इतने जीतने के बाद देखिए, दावेदारी तो हर पार्टी की होती है कि हम भी, हमारा भी केंद्र में मंत्री पद मिले। नहीं, उनका बस ये तर्क देना था कि जब जीतन राम मांझी जीत करके एक सीट पर जाकर के केंद्रीय मंत्री बनते। चलिए खैर, आपसे जानना चाहूंगा ईश्वर जी कि सेंटिमेंट की बात अभी कर रहे थे अटल जी, तो सेंटिमेंट वाले और इमोशनल फैक्टर में तो अभी मुझे लगता है कि महागठबंधन थोड़ी सी बीसी चल रही है। हेमंत सोरेन जी का जो 5 महीना का जेल जाने का बात था, कल्पना सोरेन जिस तरीके से भाषणों में उनके आंखें नम हो जा रही थी, और ये पूरा जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं सेंटिमेंट और इमोशंस का भी फायदा महागठबंधन को हुआ। विधानसभा में इस चीज को कैसे इनकैश करने वाले? देखिए, जब से सरकार बनी तब से ये लोग लिफाफा का भी खोल रहे थे और लगे थे कि किसी तरह सरकार पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और रह गई बात सेंटिमेंट की, तो मैंने आपको इसी चेयर पे बैठ के बता दिया था कि 5 ट्राइबल सीट तो पक्का हार रही है। मैंने बताया था, आपको याद है? बिल्कुल। और तो 30 विधानसभा तो इनके हाथ में नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि सरना धर्म कोड बहुत बड़ा मुद्दा है और इनके आदरणीय लोग जो भी आए यहाँ पे, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अमित शाह जी ने सरना धर्म कोड के बारे में कुछ नहीं चर्चा किया। और यहाँ की जनता को सरना धर्म कोड चाहिए ही चाहिए, एक बड़ा सेंटिमेंटल मुद्दा होगा। दूसरा, यहाँ के जनता के जो जन नायक है हेमंत सोरेन जी, उनको जेल भेजना भी इनको काफी भारी पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव में तो कुछ असर दिखा भी, और इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में, वैसे मैं मानता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का अलग उसका इम्पैक्ट होता है, अलग तरीके से जनता देखती है। जहां तक राज्य की बात है, तो जिस तरीके से हेमंत जी ने काम किया, अबू आवास जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी करके यहाँ देना बंद कर दिया, तो अबू आवास शुरू करना पड़ा हम लोगों को। और तमाम तरह का जो पेंशन है और तमाम तरह के जो बालिका योजना और ये बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, और जो 60,000 स्कूल बंद हो गए थे उनको खोलने के लिए, जो स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे थे उनको वापस स्कूल तक लाने के लिए, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा और इस बार 30 से कम सीट के साथ, वही लगभग 25। अटल जी, आपसे प्रधानमंत्री आवास की लोकप्रियता इतनी थी, वो लोकप्रियता लगातार है, मिल भी रही थी लोगों को आवास, उसका एक इम्पैक्ट देखा। इसको लेकर के इन्होंने भले योजना नहीं शुरू की हो, लेकिन इन्होंने जो घोषणाएं की थी चुनाव में, जो वादे किए थे, वो कब निभाएंगे? अब तो सरकारें आपकी खत्म होने, कार्यकाल पूर्ण होने की ओर है। आपने युवाओं से जो वादा किया था नौकरी देने का, आपने बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, वो क्यों नहीं पूरा किए? यहाँ की जो कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है, यहाँ के लोग जो प्रतिदिन यहाँ लोगों की हत्याएं जो हो रही है, उसका जवाब कौन देगा? बेटी बहुएं सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, उसका जवाब कौन देगा? इन सारे मुद्दों को लेकर के मोदी जी तो खुद 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वाले थे 2014 से, तो रोजगार की बात तो आपको आपके मुंह से शोभा कहां देती है? तो रोजगार, उन्होंने रोजगार डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट है। मुसलमान, पाकिस्तान जितना कहा उससे ज्यादा रोजगार देने का काम किया है। देता है बांग्लादेश, मुसलमान, पाकिस्तान। देखिए, स्किल इंडिया के तहत
आप आज लाख डिग्री ले ले, जब तक आपके पास स्किल नहीं रहेगा अभी आपको पकौड़ा कोई बेच कंपनी पाएगा, नहीं, स्किल इंडिया रहेगा, कोई तभी कंपनी पकौड़ा नहीं बेच पूछने पाएगा। वाली है, ना आपको कोई रोजगार देने वाली है। प्रधानमंत्री के नजरों स्किल में इंडिया के पकौड़ा तहत आज सब लोग तल के स्किल आया बेचना है, भी रोजगार तो है। देश ही नहीं विदेश में भी जाकर के वो नौकरी कर सकते हैं, देश में भी उनको रोजगार मिला है, स्वयं रोजगार पैदा हाँ, स्वयं रोजगार पैदा कर रहे हैं वो लोग, पकौड़ा और तलना है रोजगार और में आ बेचना रहे है, ये हैं। भी एक रोजगार है। सही बात है, मोदी जी सत्य है। देखिए विदेश जाइए तो ये- पकौड़ा तल के बेचिए। मेरी तरफ से आप देखें तो ये फिजूल की बात है। आपने कितनी जनता को देखे रोड पर उतर के कि हम बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का आंदोलन करते हुए, महंगाई का आंदोलन करते हुए? नहीं, ये लोग जबरदस्ती मुद्दा बनाते रहते हैं इस देश में। देश में महंगाई नहीं है, लोगों जी। को रोजगार मिल रहा है, लोग रोजगार पैदा कर भी रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज जितनी का एक जनसंख्या इस मैं देश चाहता हूं की, आपसे, मैं एक आज का इस न्यूज़ देश की RBI जितनी का जनसंख्या अभी है, एक- किसी भी सरकार के लिए एक ये सक्षम इनकम नहीं है टैक्स कि का आज सभी को न्यूज़ रोजगार आया दे है। सके। सरकार ने आदेश दिया कि जिसका भी बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, अगर साल भर में आप 10 लाख रुपया से ज्यादा जमा कीजिएगा तो 60% सरकार बतौर टैक्स उसको काट लेगी आपके खाते से। बताइए, अब जो किसान तरह के लोग हैं, रेवड़ी वाले, वो करंट अकाउंट खोलेंगे क्या? मिनिमम बैलेंस 10,000 ऐसा है, ही और डर- मान लीजिए जिसका 60-70 हजार रुपया का अगर माने महीने का अगर वो 1 लाख रुपया अगर वो जमा कर पूरे महीने में अगर करे 1 लाख रुपया अगर वो जमा करता छोड़, जिसमें कि 2 रुपया, बहुत सारे तेल डालने वाले लोग हैं जो छोटे छोटे जो रेहड़ी वाले, वो करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। अब उनका तो 10 लाख से ज्यादा अगर जमा, भले उनका कमाई 50,000 हो रहा है साल में, लेकिन अगर वो 10 लाख से ज्यादा जमा करेंगे तो 60% काट लेगी। आयकर विभाग का आज आया ये घोषणा 60%। बताइए ये कौन सा, ये तो माने तानाशाही का चरम होते जा रहा है ना भाई। और नीट तो देख लीजिए कितनी ईमानदारी है, यूपीएससी देख लीजिए, नीट देख लीजिए, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के देश भर में सारे में पेपर आप आउट हो उतनी जा रहा दूर है। क्यों जा रहे हैं? आप झारखंड का बताइए ना, अच्छा, कैसे पाकुड़ जिले में खुलेआम चोरी कर रहे थे लोग, पूरा उत्तर पुस्तिका लेके बैठे हुए थे। हजारीबाग झारखंड के घोटालों पर आप से नजर एपी नहीं डाल सेंटर रहे हैं। माना गया नीट के पूरे पेपर लीक का। अटल जी, आपसे यह समझना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटों पर सेटबैक लगा है बीजेपी को, 5 ट्राइबल सीटें हैं, आदिवासी एक कोर वोटर है यहाँ का, झारखंड का आदिवासी बहुल राज्य है। आदिवासियत की आप भी बात करते हैं, ईश्वर जी भी करते हैं, तमाम लोग करते हैं। आदिवासी वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि 2 जो मेन आदमी आप लेकर के आए हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो आपके जो चुनाव प्रभारी, और सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, उन दोनों का अगर अपने अपने राज्यों में देखें आदिवासियों को लेकर के जो स्टैंड रहा या जो घटनाएं वहां पे घटी हैं, वो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं है अभी फिलहाल। वो कैसे यहां पर आकर के मैनेज कर पाएंगे आदिवासी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए? जी, इसके लिए देखिए कार्य और योजनाएं दोनों बन करके लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और हमारी योजनाएं शुरू हो गई है और लागू भी हो रही है। हम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उसको हम दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान सरकार की जो अनदेखी है, आदिवासी बहु बेटियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार, हत्याएं, उनके जमीन पर कब्जा हो रहा है, उस मुद्दे को भी हम उभार के सामने ला रहे हैं लोगों के साथ ही। ये जो घुसपैठ का मामला है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप कई ऐसे बड़े नेता, हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग कह रहे हैं कि आज के 20-25 साल बाद कई ऐसे राज्य होंगे जो उनके कब्जे में होंगे। 2047 वाला और मामला है क्या? और जहां आप देखेंगे देश के जिस भी विधानसभा कहें, लोकसभा कहें, या जिस क्षेत्र में यदि उनकी जनसंख्या जहां बढ़ती है, वहां की स्थिति कैसी हो जाती है, वो रहने लायक जगह नहीं हो जाती है। तो ये जो बाहरी लोग, हम लोग जो आयातित करके देश में आ रहे हैं, तो वो हमारे संसाधनों पर, हमारे देश का जो गरीबों को जो जाना चाहिए था, अनाज, आवास, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ ये लोग ले रहे हैं। आज जैसे हम एक सिंपल उदाहरण देके आपको समझाना चाहते हैं कि हमारे घर में कोई यदि मेहमान के रूप में आए तो हम 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह तक खिला सकते हैं जी। लेकिन वही आदमी, बाहरी आदमी आके हमारे घर में बैठ जाए, यहीं पे घर बसा ले और फिर हमारे सारे हक को जब छीनने लगे, तो किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं है कि और लाखों लोगों का खर्चा चला सके। वो लेकिन सबका हाथ बीजेपी खड़ा हो तो जाता दे है। रही है ना, 80 करोड़ जनता को दे रही है खाना, अनाज जो दे रही वो है। तो हमारे देश के अपने लोग हैं, लेकिन इन्हीं अपने लोगों में भी कुछ अच्छा, ऐसे लोग हैं एक सवाल पूछना चाहूंगा अटल जी, ईश्वर जी आपको रोक रहा हूं कि चलिए, लगातार मोदी जी और तमाम जो बीजेपी के शीर्ष नेता ये कहते रहते हैं और शायद बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि 80 करोड़ जनता को वो हर महीने अनाज दे रहे हैं और 5 किलो राशन दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं। जब इतना ही ज्यादा खा पी करके हिस्ट पुष्ट हो गया हमारा देश, तो हंगर इंडेक्स पे इतना नीचे कैसे चला गया है? नहीं, लोगों को मिल रहा है। जब सभी लोग खा पी करके ठीक ही हैं, तो हंगर इंडेक्स में तो रैंकिंग ऊपर आनी चाहिए। 136वें या 32वें नंबर पे चला गया पूरे विश्व भर में हमारा देश।
नहीं, आप पहले ऐसी घटनाएं आपको सुनने में आती भी होगी, निश्चित रूप से वो आंकड़ा क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वर्तमान में जो देखता हूं, आसपास महसूस करता हूं, या समाचार पत्र आप सबके माध्यम से जो पता चलता है, आप भूख से मरने वालों का न्यूज कब सुने हैं आपको भी शायद याद नहीं होगा। लेकिन हमारे देश के 80 करोड़ लोग हैं जो कि इस कांग्रेस के शासन काल के चलते आज भी लोग गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो उन लोगों को लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वो कुछ अपने स्तर को उठा चुके हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को सक्षम बना रहे हैं, तो ऐसे में बीच में हाथ नहीं छोड़ा जा सकता है। उन लोगों को और कुछ दिन तक, कुछ वर्ष तक हम लोग अनाज दे रहे हैं, कम से कम उनका पेट भरा रहेगा, तब वो अपने बाल बच्चों की शिक्षा, अपने रोजगारी, अपना डेवलपमेंट पर विकास करेंगे। जब भूखे पेट रहेंगे तो वो कैसे अपना डेवलपमेंट। ईश्वर जी से अब समझना चाहूंगा, अटल जी ने तो बताया कि आदिवासी वोटरों को कैसे रिझाएंगे। ईश्वर जी, 4 सालों, पौने 5 सालों का जो कार्यकाल रहा महागठबंधन का, उसमें 3-4 मुद्दे थे जो जनता के बीच में भी गए हैं, जनता ने उसको बखूबी देखा है। एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, दूसरा आपका ये घुसपैठ वाला मुद्दा रहा, तीसरा हेमंत जी जो चले गए 5 महीनों के लिए जेल, तो शायद उस कार्यकाल में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ। हालांकि बीजेपी जो है वो चंपई सोरेन के गुणगान करने से पीछे नहीं हट रही है, जबकि उनको कोसते भी रहती थी। आप कैसे इस चीज, सारे मुद्दों की का काट निकाल पाएंगे इस विधानसभा चुनाव? काट का बात ही नहीं है। देखिए, जनता के लिए काम किया जा रहा है डे वन से। तमाम तरह का विपत्ति भी आया। देखिए, कोविड में हमारे राज्य को अव्वल स्थान मिला। कोविड से लड़ने में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी, आज भी असम के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं। और हाँ, तो हम लोग वो 2 साल जो गुजरा, उस सारी विपत्तियां उसी समय, उसका लिफाफा का डर हमेशा दिखाया जाता रहा। प्लस जो सबसे खास बात है कि योजनाएं बनी और धरातल पर उतरी और लोगों तक सरकार पहुंची। अगर देखिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि देश में भ्रष्टाचार नहीं और राज्य में भ्रष्टाचार नहीं, ठीक है, लेकिन आपकी सरकार, आपके द्वार एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, वहां जनता को बहुत बड़े पैमाने पे सुविधाएं मिली और लाभों को लाभ भी मिला। और मेरे हिसाब से बेरोजगारी और अशिक्षा और हर एक क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, देखिए आप ही रांची में देख लीजिए कि 3-3 ओवरब्रिज बन रहे हैं जो रांची को जाम से निजात दे देंगे। बहुत बड़ा, मैं बोल रहा हूँ, 20-22-24 साल राज्य बने हो गया, आज से पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था। तो रांची में भी हो रहा है और हर एक जगह हो रहा है। बिहार के जैसा नहीं है कि 20 गो पुल गिर गया, ठीक है। तो हर एक फील्ड में काम हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है राज्य का। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। कोई भ्रष्टाचार जैसा, देखिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार देश में हर एक जगह है, यहाँ ये झारखंड भी देश में ही है, उससे अछूता नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो बड़े पैमाने पे काम होना चाहिए, मुख्यमंत्री जेल में है, वो काम हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जेल में, आप तो उठा के डाल दिए भैया जेल में। और हाईकोर्ट ने क्या दिया लिख के? हाईकोर्ट ने डिसीजन ये लिखा कि इनका डायरेक्ट कहीं से कोई कनेक्शन नहीं बना, इसलिए इनको बेल दिया जा रहा है। देखिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक 8 एकड़ जमीन में एक राज्य के, चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री को आप बिना कहीं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आप जेल में डाल देते हैं। केजरीवाल के साथ भी पूरा हिंदुस्तान में भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है धुले हुए हैं। और अगर नहीं भी धुले हैं तो अजीत, हेमंत बिस्वा शर्मा और अजीत पवार टाइप के लोग जो वहां जाके धुल जाते हैं। अच्छा ईश्वर जी, आपसे एक और प्रेडिक्शन चाहूंगा विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या लगता है, एक नंबर देना चाहेंगे दर्शकों को कि कितने पे महागठबंधन जो है इस बार आगे निकलेगा? देखिए, 27 भारतीय जनता पार्टी और उनके एलआई के लिए मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है वो सब अन्य के लिए मैं 4 छोड़ रहा हूं। मतलब 55 से लेकर के 58 सीटें लगभग आपके पास। अन्य उसमें 4 घटा दीजिए, 50 प्लस रहेगा 100%। अटल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप कोई नंबर देंगे या बीजेपी जैसे कहती कि 81 में 81 निकाल लेंगे, वो वाला है? नहीं, वो नहीं है। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर भाई साहब को कि उन्होंने पिछले बार से हमें प्लस करके ही सीट दी है। पिछले बार 25 आई थे, अभी शायद 27 बोल रहे हैं। तो ये एक बढ़त है, यही से हम लोग को दिख रही है। इस बार मुझे लगता है कि जो बहुमत का आंकड़ा है 41, उसको एनडीए गठबंधन इस बार जरूर पार करेगी, 41 का। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूंगा अटल जी की ईश्वर जी की भविष्यवाणी जो होती है वो लगभग 99% सही होती है। तो 27 नंबर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार 27 में ही सिमट जाइएगा। चलिए, मैं यही बैठ के, एक मिनट, मैं यही बैठ के बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास रहेगी। मैंने कहा था ना सर, याद है ना आपको? बिल्कुल। चलिए, विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, किसकी बाजी मारी जाएगी, कौन होगा जो अपनी सरकार बनाएगा? क्या बीजेपी का कमबैक होगा या महागठबंधन जो है वो फिर से सीना ताने अपने 5 साल और पूरे करने वाली है?
फिलहाल दोनों हमारे विशिष्ट अतिथियों का एक बार फिर से अभिनंदन कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और आज की चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो दर्शकों के सामने रखी। फिलहाल समाचार विशेष में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।